प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में नारी शक्ति संवाद किया। उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद शक्ति को मोदी महाशक्ति बनाएगा। वाराणसी से संपूर्ण संस्कृत महाविद्यालय में प्रधानमंत्री मोदी ने ये बातें कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मां गंगा ही अब हमारी माता है। इसके अलावा राहुल और अखिलेश पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पहले लोग कहते थे कि लड़के हैं हो जाती है, लेकिन अब कोई ऐसा बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। बनारस के लोग तो यूपी बिहार दो जंगल राज से परिचित है। बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था। बेटियों को डर से पढ़ाई छोड़कर घर पर बैठना पड़ता था और सपा वाले कहते थे और बेशर्मी से कहते थे लड़के हैं, लड़कों से तो गलती हो जाती है। आज सपा के लड़के जरा गलती करके दिखाएं, योगी जी की सरकार उनका वो हाल करेगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। इससे पहले बिहार में चुनावी दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 4 जून को भ्रष्टाचार तुष्टीकरण की राजनीति टुकड़े टुकड़े गैंग पर हमला होगा। साथियों, 21वीं सदी का भारत इंडी गठबंधन के पापों के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। 4 जून को इंडी वालों के इरादों पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। ये प्रहार होगा देश में भ्रष्टाचार पर, ये प्रहार होगा टुकड़े टुकड़े गैंग पर, ये प्रहार होगा सनातन को गाली देने वाली विकृत मानसिकता पर। स्वाति मालीवाल बदसलूकी मामले में दिल्ली पुलिस की जांच टीम एक्शन में है। पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार से कल पूछताछ की। केजरीवाल के आवास पर पूछताछ चली। पुलिस ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। अब दिल्ली पुलिस विभव कुमार को लेकर मुंबई पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक सबसे पहले पुलिस टीम विभव के मोबाइल डेटा को रिट्रीव करने की कोशिश कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि इससे कोई लीड मिल सकती है। विभव कुमार 23 मई तक दिल्ली पुलिस की रिमांड में है। स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर बीजेपी ने केजरीवाल पर निशाना साधा है। गृहमंत्री अमित शाह ने मालीवाल से बदसलूकी को लेकर केजरीवाल पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जिस मुख्यमंत्री के आवास पर एक महिला सांसद की पिटाई हुई हो, वो मुख्यमंत्री महिला सुरक्षा नहीं कर सकता। महिला सुरक्षा पर मैं कोई बात करना नहीं चाहता, वरना केजरीवाल जी रूठ जाएंगे कि भाई निजी आरोप करते हैं। मगर भाइयों बहनों, मुझे बताओ, मुख्यमंत्री आवास में किसी राज्यसभा सांसद महिला का पिटाई हो, वो दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षित रख सकते हैं क्या? जोर से बोलो, रख सकते हैं क्या? बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी केजरीवाल पर हमला किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी को भ्रष्ट पार्टी बताया और कहा कि मालीवाल जेल से आपके चरित्र का पता चला है। मालीवाल केस से आपके चरित्र का पता लगा है। एक मुख्यमंत्री के घर में इस तरीके का दुर्व्यवहार हो और मुख्यमंत्री 3 दिन 4 दिन चुप रहे और माइक खिसकाए इधर से उधर, ये बताता है केजरीवाल का चरित्र, केजरीवाल की सोच। और ये लोग आज बेनकाब हो गए हैं। दे आर एक्सपोज। देश की जनता, दिल्ली की जनता मान चुकी है ये बेईमान भ्रष्टाचारी लोग जिनकी जगह जेल में है, वह लोग आज इस तरीके के और कारनामे कर रहे हैं जो सबके सामने आए।
स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर स्वाति ने पोस्ट किया है कि शिकायत से पहले तक वो आम आदमी पार्टी के लिए लेडी सिंघम थी और शिकायत के बाद उनको बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा है। इधर आम आदमी पार्टी नई मुसीबत में भी घिरती नजर आ रही है। ईडी ने गृह मंत्रालय को एक सीक्रेट रिपोर्ट भेजी है जिसमें आम आदमी पार्टी पर विदेश से अवैध चंदा लेने का आरोप लगाया गया है। ईडी ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी ने 2014 से 2022 के बीच 8 साल अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक कई देशों से गैर कानूनी तरीके से 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग ली है। चंदा देने वालों की पहचान भी छुपाई गई है। अवैध चंदे के आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने इसे चुनाव से प्रेरित बताया है। कितने रुपए की बात हो रही है? 7 करोड़ रुपए। 7 करोड़ रुपए अगर आप यूएस डॉलर में देखोगे तो 8 लाख डॉलर बनते हैं। बड़ी बड़ी विदेशी ताकतें क्या 7 करोड़ रुपए की फंडिंग करेंगी, वो भी 2014 से लेकर 2022 तक, मतलब 8 साल के अंदर इतनी बड़ी बड़ी विदेशी ताकतें जो देश को ख़त्म करना चाहती होंगी, वो 7 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को देंगे? क्या मजाक है? ये सिर्फ एक मजाक है। और ये मजाक हर बार जब चुनाव होता है उससे पहले ये 3-4 दिन के लिए ये मजाक बनाया जाता है, टीवी पे अखबारों में चलाया जाता है, और फिर ये जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं ये चीज़ें भी खत्म हो जाती हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह पर एक बार फिर से हमला किया। उन्होंने कहा है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और मोदी सरकार जा रही है। आपको प्रधानमंत्री जी ने अपना वारिस चुना है, इस बात का आपको इतना अहंकार हो गया कि आप लोगों को गालियां देने लगे, धमकियां देने लगे। अभी तो आप पीएम बने नहीं हैं और आपको इतना अहंकार हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप पीएम नहीं बन रहे हैं, क्योंकि 4 जून को लोग बीजेपी की सरकार नहीं बना रहे हैं। बीजेपी जा रही है। थोड़ा अहंकार कम कीजिए और जनता को गाली मत दीजिए। आपकी दुश्मनी मेरे से है, आप मुझे गाली दे लीजिए, लेकिन देश की जनता को अगर गाली देंगे तो ये कोई बर्दाश्त नहीं करने वाला। 25 मई को 6वें चरण में दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन इससे पहले आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। केजरीवाल पर आरोपों के तीर चल रहे हैं। चुनाव में इसका क्या असर होगा? आज चुनाव अड्डा में इसी पर बड़ी चर्चा होगी शाम 7:57 पर। लोकसभा चुनाव के 5 चरण पूरे होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा में बीजेपी को 310 लोकसभा सीटें मिलने का दावा किया है। उन्होंने कहा 6ठे और 7वें चरण के मतदान के बाद बीजेपी को 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस चुनाव में जीत के बाद ओडिशा में बाबू राज्य खत्म हो जाएगा। 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। अब 6ठा और 7वां 400 पार का है। आपको मोदी जी ने 400 पार कराना है। मेरे ओडिया भाइयों बहनों के लिए 400 पार अकेला नहीं है, इसके साथ साथ विधानसभा में भी 75 से ज्यादा सीट कर यहां कमल खिलाना है। आज आजमगढ़ में अखिलेश यादव की रैली में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। सभा स्थल पर बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठियां चलाई। कार्यकर्ताओं ने जनसभा में जमकर हंगामा किया। ये सभा लालगंज लोकसभा क्षेत्र के सराय मीर में थी। बाद में माहौल शांत होने पर अखिलेश ने जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश ने इसे कार्यकर्ताओं का जोश बताया। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मोदी सरकार के खिलाफ महाराष्ट्र में गुस्सा है। सहयोगी विनय देशपांडे के साथ इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी ने जिस तरह शिवसेना और शरद पवार के साथ धोखा किया है उससे जनता में नाराजगी है। उन्होंने मोदी लहर से भी इनकार किया है। आपको एक राष्ट्रीय नेता के तौर पे देखा जाता है। महाराष्ट्र में आपका असेसमेंट क्या है और उससे भी ज्यादा आगे चलकर देश के लिए आपका असेसमेंट क्या है? असेसमेंट से ज्यादा मैं मेहनत पर भरोसा रखता हूं और मैंने पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया है। लगभग एक पूर्व विदर्भ का
जो विभाग है वो छोड़कर पूरा महाराष्ट्र में घूम रहा हूँ और देख रहा हूँ। ऐसे नहीं कि पूर्व विदर्भ में कभी गया नहीं, गया तो हूँ, मीटिंग्स भी काफी मेरी हुई है। एक लोगों के मन में आक्रोश है, गुस्सा है। दो तीन चीजें, एक तो जिस तरीके से बीजेपी का बर्ताव रहा है और उन्होंने की हुई जो गद्दारी है हमारे पक्ष के साथ, मेरे साथ, एनसीपी के साथ, पवार साहब के साथ, और दूसरा जुमलेबाजी। तो लोग नाराज हैं और सिर्फ नाराज नहीं, गुस्सा है। और 10 साल के बाद पहली बार मैं देख रहा हूं कि सामान्य आम आदमी जिसको कहते हैं वो खुलेआम मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहा है। ऐसी बात आज तक मैंने नहीं देखी थी। एक 14 में खास कर और 19 में 2 इलेक्शन हम उनके साथ रहे, हमारा गठबंधन था, और तब एक मोदी जी की वेव दिखाई दे रही थी, लेकिन अब उनके खिलाफ गुस्से की वेव मुझे दिखाई दे रहा है और खुलेआम लोग अपना मत, अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा बदलाव मेरे महाराष्ट्र में तो दिखाई दे रहा है। आपने काफी महत्वपूर्ण बात कही। आप कह रहे हैं गुस्सा लोगों में दिख रहा है। एक तरफ यह है, दूसरी तरफ यह है कि प्रधानमंत्री खुद काफी बार महाराष्ट्र में आए। तकरीबन 18 सभाएं हुई उनकी महाराष्ट्र में। पिछले 3 दिनों में 2 दिन तो वो मुंबई में ही थे। ऐसा हमने आज तक देखा नहीं है। तो ये किस तरीके से देखते हैं? हाँ, जब उन्होंने कुछ किया होता मुंबई के लिए, अच्छी बात, तो उनको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं थी। और 2014 और 19 में सिर्फ आखिरी सभा के लिए वो आए थे। अन्यथा महाराष्ट्र में 2 या 3 बस ऐसी उनकी कैंपेन थी महाराष्ट्र में। इस बार तो लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट या सारे चुनाव क्षेत्र में वो गए हैं। उन्होंने सोचना चाहिए कि ये स्थिति क्यों आ गई उनके ऊपर। तो क्या आपको लगता है उनका ये कहना है कि उनके आने से गेम चेंजर होता है? वो महाराष्ट्र में कहते हैं उनके आने से गेम चेंज होगा। वो इसलिए होगा कि लोगों के जो घाव है उन्होंने किए हुए, लोग महाराष्ट्र के साथ जो उन्होंने मैं तो कहता हूं गद्दारी की, महाराष्ट्र से बहुत सारे उद्योगों को गुजरात लेके गए। तो वो महाराष्ट्र की जो भावना है उसके ऊपर वो नमक छिड़क रहे हैं और वो छिड़कने के लिए वो बार बार आ रहे हैं, तो लोग और गुस्सा हो रहे। तो ये गेम चेंजर जरूर होगा और लोग और गुस्सा हो गए। और अब देखते हैं चुनावी मूड माहौल से जुड़ी खबर। राजधानी दिल्ली की सभी 7 संसदीय सीटों पर 25 मई को वोटिंग होनी है। ऐसे में जानने की कोशिश की कि दिल्ली के फर्स्ट टाइम वोटर्स के मन में क्या चल रहा है, कौन से मुद्दे हैं जिन पर वो वोट देंगे। देखिए दीपाली की रिपोर्ट। चुनावी मूड माहौल में हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली में, जहां 25 तारीख को वोटिंग होनी है और यहां का यंगिस्तान क्या चाहता है अपने लीडर से, किस तरह की सरकार होनी चाहिए और जो सरकार के प्रतिनिधि हो वो किस तरह से होने चाहिए। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ युवा वोटर्स मौजूद हैं जो कि फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं। उन्हीं से हम जानेंगे कि क्या कुछ सोचते हैं। जब आप वोट डालने जाएं या जाएंगे तो कौन से इश्यूज हैं जिसे आप ध्यान में रखकर वोट डालेंगे? एजुकेशन। ओके, एजुकेशन में क्या आप बताएं? Like we should include vocational courses in our education policies. We should include vocational courses in our education policies and value added, जो कि अभी NEP के आने की वजह से हमारे एजुकेशन में आया, एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूड करा गया। तो ये ग्रेजुएशन लेवल पे इंक्लूड किया गया, बट ये बेसिक प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन स्टूडेंट्स को भी दिया जाए तो उनके आगे फ्यूचर्स में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। हम लोग को एजुकेशन में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, खास करके ये हम लोग को ये जो रिजर्वेशन हो रहा है, तो ये सब चीज़ को हम लोग नज़र में रखते हैं। और हम लोग स्टूडेंट हैं तो हम लोग अपने हिसाब से ही देखेंगे ना। ओके, तो आप ये सोचते हैं कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए? नहीं, एजुकेशन फील्ड में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप स्टूडेंट को रिजर्वेशन के मतलब बेसिस पे जज कर रहे हो। सब तो जो जैसा पढ़ाई में उसको उस हिसाब से वो करो ना। मैं जिन मुद्दों को ध्यान रखूंगी वो स्टूडेंट से रिलेटेड तो होगा ही, लेकिन मेरी लोकेलिटी को उन्होंने कितना डेवलप किया, लोकल इश्यूज़ पे कितना ध्यान दिया,
और साथ में इंडिया का इमेज जो है पहले फॉरेन फोरम्स पे उतना मतलब वैल्यू नहीं दी जाती थी, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं उन्होंने इंडिया को एज अ लीडर, एज अ सुप्रीम लीडर, एज अ वर्ल्ड लीडर देखा जाने लगा है। दिल्ली कितनी सेफ आपको लगती है? कोई घटना मुझे देखने के लिए नहीं मिली, इसके लिए केजरीवाल जी की तारीफ तो करनी होगी। मुझे लगता है कि हाँ के लिए काफ़ी कुछ कर रखा है, जैसे बसेस फ्री है तो हम लोग के लिए काफ़ी आसान हो जाता है, खास करके स्टूडेंट्स के लिए। और अब बात करते हैं मार्केट की। आज फिर निफ्टी एक्सपायरी का दिन था और बाजार में रिकवरी देखने को मिली। मार्केट निचले स्तर से सुधरकर बंद हुआ। सेंसेक्स 53 अंक चढ़कर 73,953 पर बंद हुआ। निफ्टी 27 अंक चढ़कर 22,529 पर बंद हुआ है। और बाजार पर प्रकाशदीवान.in के प्रकाश दीवान का कहना है कि चीन की सप्लाई में से मेटल की कीमतों पर असर पड़ता है। उनके मुताबिक कॉपर और एल्यूमिनियम से जुड़े शेयरों में आगे तेजी आ सकती है। फेरस साइड में चाइना का इम्पैक्ट बहुत रहता है, सप्लाई को लेके चिंता रहती है कि अगर चाइना ने सप्लाई करना शुरू कर दिया, भाव गिराना शुरू कर दिया, क्या होगा। लेकिन अभी जो नंबर्स आए हैं JSW स्टील के इस सेल के हाल में, उससे साफ जाहिर है कि कमोडिटी प्राइसेस, आयरन ओर के प्राइसेस की सॉफ्टनेस और रियलाइजेशन प्राइसेस का जो एडवांटेज आपको मिला है वो इस करंट क्वार्टर में भी चल रहा है। तो ये ट्रेंड बहुत जल्दी चेंज शायद ना हो, लेकिन जो बड़ी तेजी मुझे समझ आ रही है वो कॉपर और एल्यूमिनियम में। आप कॉपर लेना चाहें, डायरेक्ट हिंदुस्तान कॉपर से एक्सपोजर ले सकते हैं, क्योंकि कॉपर का साइकिल बहुत ही मजबूत लग रहा है। BSE लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटल आज रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। इंट्राडे में पहली बार 5 लाख करोड़ डॉलर के पार पहुंचा। नवंबर 2023 में BSE का मार्केट कैप 4 लाख करोड़ डॉलर था, लेकिन सिर्फ 6 महीनों में ये 5 लाख करोड़ डॉलर के पार चला गया। हालांकि BSE सेंसेक्स अब भी अपने ऑल टाइम हाई से 1.66% नीचे है। वहीं BSE के मिड कैप और स्मॉल कैप में नए शिखर को छुआ है। मलाड वेस्ट मेट्रो स्टेशन मुंबई का नाम अब मोतीलाल ओसवाल मलाड वेस्ट स्टेशन हो गया है। मोतीलाल ओसवाल ने मलाड वेस्ट मेट्रो स्टेशन के ब्रांडिंग राइट्स ले लिए हैं। कंपनी के चेयरमैन को फाउंडर रामदेव अग्रवाल ने रेड रिबन काटकर मोतीलाल ओसवाल मलाड वेस्ट स्टेशन का उद्घाटन किया। इस दौरान अभिनेता शैलेंद्र लोढ़ा भी मौजूद रहे। कंपनी ने इस मेट्रो स्टेशन के जरिए फाइनेंशियल सेक्टर में ब्रांडिंग पर जोर देने की बात कही है। इस दौरान CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन को फाउंडर रामदेव अग्रवाल से खास बातचीत की। इस दौरान रामदेव अग्रवाल ने कहा कि अगले 15-17 सालों में निफ्टी 1.5 लाख तक भी जा सकता है और आने वाले 5-6 साल में सेंसेक्स 1.5 लाख तक पहुंच सकता है। एक ब्लॉग लिखा था जिसमें आपने कहा था कि सेंसेक्स 1.5 लाख। हाँ, सेंसेक्स 1.5 लाख आपने कहा था एक ब्लॉग में, ठीक है ना। तो कब तक आ जाएगा सेंसेक्स 1.5 लाख आपके हिसाब से? 5 साल जोड़ लो आज से। अपने 74 में ना, तो आप समझ लो क्या 2024-29 बहुत खराब हो गया। बहुत खराब हो गया 30। अच्छा। और बहुत अच्छा हो गया तो 28। ओके, तो अगर बहुत अच्छा रहा तो 2028 में 1.5 लाख, और अगर खराब रहा तो 2030 में 1.5 लाख। सेट है। और राकेश सर कहते थे कि हम तो, जब हमने उनसे 1.5 लाख की बात की थी, उन्होंने कहा था कि आप तो सेंसेक्स देख रहे हो, मैं तो निफ्टी 1.5 लाख देख रहा हूँ। और निफ्टी कब होगा 1.5 लाख? फिर वो भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसका लिए देखिए मैं बताता हूँ। अभी निफ्टी कितना 22,500 22,500। ठीक है, 25,000 समझो आप। तो आपको 1.5 लाख निफ्टी करने का है ना, तो 6 गुना करने का है। तो 6 गुना करने के लिए आपको 2, 2, 4, तो आपको समझिए 4 दूनी 8, 4 के 12, आपको समझिए 12 साल में। 12 साल में? हाँ, 12 साल में नहीं, 12 साल में बहुत सॉरी 15 साल में। हाँ, 15-17 साल में हो जाएगा। 1.5 लाख। आप समझ 2040 में आपको 1.5 लाख निफ्टी दिखना चाहिए। कोई स्ट्रेट लाइन में नहीं होने वाला है। स्ट्रेट लाइन में बहुत करेक्शंस होंगे। और इतने बड़े-बड़े करेक्शन होंगे, पसीने आ जाएंगे लोगों को। अच्छा। तो दैट इज सी टू मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट यू नीड विजन, करेज एंड पेशेंस। एंड पेशेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट मस्ट बी ऑब्जर्व एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस, नॉट गुड टाइम। अभी तो सबको पैसे मिल रहे हैं। पुणे सड़क हादसे को लेकर पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने आज नाबालिग आरोपी के पिता समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें उस पब के 3 मैनेजर भी शामिल है जहां नाबालिग आरोपी ने हादसे से पहले शराब पी थी।
सीएम एकनाथ शिंदे ने भी सख्त कार्रवाई की बात कही है। सीएम ने पुणे पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी है। पुणे में 19 मई को एक नाबालिग ने अपनी पोर्शे कार से बाइक सवार 2 आईटी इंजीनियर्स, एक युवक और एक युवती को टक्कर मारी थी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। हादसे के वक्त कार की रफ्तार करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ये केस एक अत्यंत हीनस और ग्रीवियस केस है और इसमें आरोपी जुवेनाइल जो है इसको एडल्ट की तरह ट्राई किया जाए, जो कि लॉ में प्रावधान है। उसकी एप्लीकेशन को जो लोअर कोर्ट ने डिसअलाउ किया था उसके विरुद्ध हम अपील में गए हैं। सभी एंगल्स से तपास हो रही है, सीसीटीवी फुटेजेस हो, ऑनलाइन बिल्स की पेमेंट्स हो, इसकी आरोपी की मिनट टू मिनट मूवमेंट जो उस रात थी, या फिर गाड़ी कहां की रजिस्टर थी, कब ट्रांसफर हुई महाराष्ट्र में, क्यों नहीं नंबर प्लेट था, इस सभी बातों पे तहकीकात चल रही है। पुणे सड़क हादसे पर सियासत भी तेज हो गई। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार पर दोषियों को बचाने का आरोप लगाया है। पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड करिए, उसने आरोपी को बचाने की कोशिश की है। एक कपल, युवा कपल 25 साल का, जिस बेरहमी से कुचल दिया, और जो लड़का है शराबी, उसको 2 घंटे में बेल मिलता है। हाँ, उसका रिपोर्ट मेडिकल नेगेटिव आता है। जो शराब पिया है वो वीडियो सामने है। कौन मदद कर रहा है? पुलिस कमिश्नर कौन है? ये पुलिस कमिश्नर सस्पेंड करो, नहीं तो पुणे की जनता को सड़क पर उतरना होगा। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा है कि विपक्ष का काम ही राजनीति करना है। जांच जारी है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मूल बात यह आती है कि इस विषय में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, जो गृह मंत्री भी है, देवेंद्र फडणवीस साहब ने पुलिस को निर्देश दिए कड़ी कार्रवाई की जाए। आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने भी दिए हैं। तो उसके पश्चात ये सारी बातें उठती कहाँ से? अब हुआ है, राउत हो या कांग्रेस दल के नेता हो, जब इनके पास कोई मुद्दे नहीं होते हैं तो इस प्रकार के मुद्दे लेकर के शुरू हो जाते हैं। अगले लोकसभा के लिए चुनकर आने वाले सांसदों की अगवानी की तैयारियां शुरू हो गई है। नए सांसदों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव किया जा रहा है। ये तो 4 जून को मतगणना के बाद ही पता लगेगा कि किस सीट से कौन संसद में जाएगा, लेकिन सांसदों की अगवानी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। नए सांसदों की मदद के लिए 20 अलग अलग डेस्क बनाए गए हैं। यहां नए सांसदों के रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। एक ही डेस्क पर उनके चेहरे की स्कैनिंग, फिंगरप्रिंट, संसद भवन में मौजूद स्टेट बैंक के ब्रांच में खाते खोलने जैसी सभी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। नए संसद में बचे हुए निर्माण कार्य और इंटीरियर के काम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। संसद के संग्रहालय को संसद भवन परिसर में अलग स्थान पर स्थापित किया जा रहा है। इस बार संसद की सुरक्षा व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव किया गया है। संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ से हटा करके सीआईएसएफ के आतंकवाद निरोधी यूनिट को सौंप दी गई है। हालांकि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह 13 दिसंबर को सुरक्षा में हुई चूक को बताई जा रही है। इस फैसले से सीआरपीएफ और पार्लियामेंट सिक्योरिटी स्टाफ के बीच में थोड़ी सी नाराजगी भी है, क्योंकि उनका एक भावनात्मक लगाव पार्लियामेंट की सुरक्षा से जुड़ा हुआ था। अब तक यहां 1400 से ज्यादा सीआरपीएफ स्टाफ तैनात थे। अब इनकी जगह 3300 से ज्यादा सीआईएसएफ तैनात किए गए हैं। संसद की सुरक्षा में पहले से लगे दिल्ली पुलिस के स्टाफ और पार्लियामेंट सिक्योरिटी स्टाफ को भी हटाने का फैसला लिया गया है। इन्हें दूसरी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। बहुत जल्द संसद के बाहर के इलाकों को भी सजाने का काम शुरू किया जाएगा, ताकि नई लोकसभा के सांसदों के स्वागत में कोई कसर न रह जाए। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। लंदन से सिंगापुर जा रहे विमान में टर्बुलेंस के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई और 30 लोग घायल हो गए हैं। इसके बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग भी करानी पड़ी। सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट ने लंदन से उड़ान भरी थी। बोइंग 777-300ER फ्लाइट के टेक ऑफ के 11 घंटे बाद भयानक टर्बुलेंस आया। इसके बाद फ्लाइट की बैंकॉक में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में 211 यात्री और 18 क्रू मेंबर्स सवार थे।
और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप खबरों पर अपडेट रहिए। CNBC आवाज से जुड़े रहिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए 24 घंटे। नमस्कार।